जादुई शीशम का पेड़। रामू सड़क के किनारे पर शीशम के पेड़ के नीचे सोता था। उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े रहते थे। उसके ना खाने का ठिकाना ना पीने का। कोई दयावान आता और सड़क पर कंबल बांटकर चला जाता। वही उसकी अपनी संपत्ति थी। दर दर भटकते भटकते ही वह कब 15 साल का बांका जवान हो गया, उसे खुद पता नहीं चला। वह कबाड़ खरीदने वाले बच्चों की संगत में रहकर दिन भर कबाड़ इकट्ठा करता और उसे एक बड़े कबाड़ी वाले की दुकान पर बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से खा पी लेता। लगातार बारिश की वजह से उसे 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। रात से ही घनघोर बारिश हो रही थी। शीशम का पेड़ भी जोर जोर से हिल रहा था। वह कंबल ओढ़कर पेड़ से टिक कर बैठा पानी की गिरती बूंदों को निहार रहा था। तभी पेड़ से आवाज आई, रामू उठ और कहीं जाकर बैठ जा। मैं कब हवा के झोंकों से गिर जाऊं कोई ठिकाना नहीं। वह सहम कर पेड़ से और ज्यादा चिपक कर बैठ गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तुम ही तो मेरे रक्षक हो। मेरा दूसरा कोई ठिकाना भी नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुबह हो गई थी। बारिश थम गई थी। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी। रात भर जागने की वजह से रामू को नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो देखा पेड़ की डालियां उससे ऊपर झुकी हुई उसे थपकियां दे रही थीं। अभी वह अपना बिस्तर समेट ही रहा था कि शीशम के पेड़ से आवाज आई, रामू तुम मेरी लकड़ियां काट लिया करो और उनसे छोटा छोटा सामान बनाकर बाजार में बेच दिया करो। रामू बोला, अगर मैं लकड़ियां काटूंगा तो लोग मुझे चोर समझेंगे। शीशम बोला, तुम रात को लकड़ियां काट लिया करो और दिन में सामान बना लिया करो। रामू बहुत खुश हुआ। उसने रात में लकड़ियां काट ली। कुछ लकड़ियां बाजार में बेचकर सामान बनाने का औजार ले आया और एक खुले मैदान में बैठकर उसने 2-3 पटरे बना डाले। उसके बाद एक बढ़ई के पास गया और उसको पटरा दिखाया। बढ़ई ने जैसे ही देखा कि ये शीशम की लकड़ी है, उसने रामू को अच्छे पैसे देकर पटरा खरीद लिया और बोला, तुम मुझे 5 पटरा रोज दे सकते हो। रामू खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। उन पैसों से पहले उसने थोड़ी सी खाद खरीद ली और एक फावड़ा खरीदा। फिर शीशम के नीचे खुदाई करके खाद डाली और बोला, अब तो तुम्हारी जड़ें मजबूत हो जाएंगी ना। आज मैं तुम्हारी वजह से पूरा खाना खाऊंगा। देखो मैं क्या क्या लाया हूँ, तुम भी खाओगे? शीशम का पेड़ बोला, नहीं, मुझे तो तुमने खाना खिला दिया, अब तुम खा लो। रामू ने खाना खाया और अपनी चादर बिछाकर सो गया। आधी रात को उठकर लकड़ियां काट ली। तब तक सुबह हो गई थी। उसने मैदान में जाकर पटरे बनाने शुरू कर दिए। शाम हो गई थी। अंधेरा घिर गया था। फिर भी वह 5 पटरे बनाकर बढ़ई के पास जाकर दे आया और पैसे लेकर अपने लिए दुकान से कुछ कपड़े खरीदे और पेड़ के पास आया। कुछ ही दिनों में उसके पास इतने पैसे हो गए कि उसने अपने लिए एक छोटा सा घर ले लिया। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। एक दिन बढ़ई ने सोचा, आखिर ये कहाँ से इतनी अच्छी लकड़ियाँ लाता है, मुझे पता करना होगा। उसको पैसे देने के बाद वह उसके पीछे पीछे गया और उसके घर के बाहर छुपकर बैठ गया। आधी रात को रामू जब अपना सामान लेकर निकला तो बढ़ई उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा कि वह शीशम की लकड़ियां काट रहा है। बढ़ई दूसरे दिन शीशम के पास गया और जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाई, पेड़ से खून की धारा बह निकली। बढ़ई ये देखकर घबरा गया और वहाँ से भाग गया। लेकिन वह जहाँ जहाँ जा रहा था उसके खून से डूबे पैरों के निशान पड़ते जा रहे थे। वह जैसे ही अपने घर में घुसा तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई और बोला, किसका खून करके आ रहे हो? चलो पुलिस स्टेशन। अरे मेरे माई बाप, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं तो बस पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था। लेकिन पुलिस वाले ने उसकी एक ना सुनी और उसे ले जाकर बंद कर दिया। जब रात को रामू आया
तब पेड़ की जड़ों में खून गिरा देखकर बहुत दुखी हो गया। उसने पहले जड़ों से खून साफ किया, फिर उसमें थोड़ी खाद डाली और बोला, अरे किसने तुम्हारा ये हाल किया? पेड़ बोला, वही जिसको तुम अपनी लकड़ियां बेचते हो। रामू ने कहा, मैं आज से उसको अपनी लकड़ियां नहीं बेचूंगा, मुझे बहुत से ग्राहक मिलेंगे। पेड़ बोला, अब उसकी जरूरत नहीं है, वो पुलिस थाने में है। रामू पेड़ से लिपट गया और बोला, अब मैं भी तुम्हारी लकड़ियां नहीं काटूंगा। अब तुम्हारी दया से मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैं दूसरा कोई काम कर लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पास रोज आऊंगा। शीशम के पेड़ ने कहा, तुम इस शीशम की ढेर सारी लकड़ियां ले जाओ और उन्हें जंगल में लगा दो। कुछ ही दिनों में वे पेड़ बन जाएंगे। मैं भी अब वहीं रहूंगा। यहाँ मेरा रहना मुमकिन नहीं है। चारों तरफ मोटर गाड़ियों का शोर और धुएं में मेरा दम घुटता है। जो आता है वहीं यहाँ कूड़ा फेंक कर चला जाता है। रामू पेड़ की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने वैसा ही किया। जंगल में लगाई हुई डालियां एक हफ्ते में पेड़ बन गईं और रामू को अब लकड़ियों की कोई कमी नहीं रही। अब वह एक बड़ा व्यापारी बन गया था। उसने बहुत सारा धन कमाया और बहुत सारे शीशम के पेड़ लगवाए। राजा जय सिंह के राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। जय सिंह के दरबार में सभी लोग अपनी समस्या सुलझाने के लिए आते थे। राजा बड़ी बुद्धिमानी से सबकी समस्याओं का निराकरण कर देते और लोग राजा को दुआएं देते हुए चले जाते थे। राजा जय सिंह के विवाह को 4 साल हो गए थे, परंतु अभी तक उनकी कोई संतान न थी। जय सिंह अपनी रानी चंद्रिका से बहुत प्रेम करते थे। रानी संतान पाने की लालसा में सारे व्रत उपवास करती थी। रानी को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वो अपना पूरा समय अधिकतर महल के बगीचे में ही बिताया करती थी। एक दिन राजा जय सिंह ने कहा, रानी चंद्रिका, अगर हमारे भाग्य में लिखा होगा तो हमें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है। ना सिर्फ अपने हाथों से यहाँ साफ सफाई करते हो, बल्कि हमारे अपने बच्चों की तरह देखभाल भी करते हो। इन फलों को खाने से ही तुम्हारे यहाँ संतान होगी। अब से इस पेड़ से तुम्हें रोज एक सोने का सेब मिलेगा। कुछ ही समय के बाद रानी के यहाँ एक फूल सी राजकुमारी का जन्म हुआ। उसका नाम बहुत सी बातें करती, अपने हाथों से पेड़ में पानी डालती। एक दिन वो पेड़ उससे बोला, तुम्हारे पास इतने मनोरंजन के साधन हैं, फिर भी तुम अपना पूरा समय इसी पेड़ के नीचे क्यों बिताती हो? फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता, पर कुछ तो ऐसा है जो मुझे इस पेड़ की तरफ खींच कर ले आता है। तुम मेरी इतनी सेवा कर अपना भेष बदलकर अकेले ही अपने महल से निकलती और जहां भी उसे लगता कि कोई गरीब है, सुनंदा सेब उसकी खिड़की से अंदर गिरा देती। कुछ महीनों बाद इस बात की चर्चा धीरे धीरे राजा जय सिंह के कान में भी पहुंच गई। उन्होंने सबसे पहले शाही खजाने का निरीक्षण किया कि कहीं कोई खजाने से चोरी तो नहीं हो रही है। वहां सब कुछ ठीक था। एक दिन जब राजकुमारी बगीचे में पेड़ों को सींच रही थी, तभी कुंदन आकर पेड़ों के झुरमुट के पीछे छिप गया। राजकुमारी सेब लेकर वहां से महल के भीतर चली गई, लेकिन पेड़ से गिरा हुआ सोना कुंदन की आंखों के सामने नाच रहा था। उस रात जब राजकुमारी महल से निकली तो वो उसके पीछे ही हो लिया। उसने सोचा सेब राजकुमारी से छीन लेगा। तभी कोई घर दिख गया और उसने सुनंदा को सेब किसी खिड़की से गिराते हुए देख लिया। अब वो मौका ढूंढने लगा कि कब बगीचा सुनसान हो और वो उस पेड़ को काट सके। उसने सोचा कि इतना कीमती पेड़ बेकार ही इस बगीचे में पड़ा हुआ है। ये तो अमीर लोग हैं। इसको काटकर वो उसके सोने के फल बाजार में बेचकर बहुत अमीर बन जाएगा। उसको चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। उस रात जब राजकुमारी महल से निकली
तभी वो मौका देखकर बगीचे में कूद गया। उसने जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से कराहने की आवाज से वो चौंक गया। कौन है? पेड़ की कराह सुनकर सुनंदा भागती हुई आई और जैसे ही कुंदन ने राजकुमारी के आने की आहट सुनी, वो दीवार फांद कर कूद गया। राजकुमारी ने जब वहां पड़ी कुल्हाड़ी देखी और देखा कि पेड़ से खून की धारा बह रही थी, तब वो पेड़ को पकड़कर रोने लगी। सुनंदा, तुम रो मत, सिर्फ मेरा बहता हुआ रक्त साफ कर दो और मेरी जड़ों को सींच दो। सुनंदा ने तुरंत पेड़ का बहता हुआ रक्त साफ किया और जड़ों में पानी डाल दिया। पेड़ पुनः लहलहा उठा। तब सुनंदा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। पेड़ ने कहा, सुनंदा, जानती हो, वो एक चोर था और पेड़ काटने आया था। उसने पूरे पेड़ को काट दिया होता अगर तुम समय पर नहीं आती। वो चोर तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि दीवार से कूदते समय उसके पैर में मोच आ गई, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान हो। उसका पेट 2 दिन में ही ठीक कर दो। वो गरीब और लाचार होगा, इसीलिए चोरी करने आया होगा। कल मैं पता लगा लूंगी। उसको जो दंड देना है वो राजा खुद ही दे देंगे। सुनंदा जब अपने आज के बाद मैं कभी इधर नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। ये कह कहकर वो रोने लगा। सुनंदा ने कहा, इसका फैसला राज दरबार में ही होगा। सुनंदा ने राजा को सब कुछ बता दिया। दूसरे दिन राज दरबार में राजा ने उसे बुलाया और कहा, आज से तुम्हारी यही सजा है कि तुम इस बगीचे की रखवाली करोगे। कुंदन यह सुनकर अवाक रह गया। उसने कहा, हुजूर, इतनी बड़ी गलती करने पर भी आप मुझे ही इस बगीचे का रखवाला बना रहे हैं। हाँ, तुम्हारे अलावा आज तक हमारे राज्य में किसी ने चोरी नहीं की। इसके लिए तुम्हें हर महीने एक उचित रकम मिलेगी, ताकि तुम्हें कभी भी चोरी करने की जरूरत ना पड़े। जब सुनंदा ने उसको बताया कि तुम तो जीवन भर के लिए अपंग हो जाते अगर पेड़ ने तुम पर दया न की होती। अब तुम 3-4 दिन में ही ठीक हो जाओगे। कुंदन राजा के पैरों पर गिरकर बोला, हुजूर, आपके जैसा राजा हो तो कोई दुखी नहीं रह सकता। आज से मैं हमेशा सिर्फ उसी पेड़ की नहीं, बल्कि सारे पेड़ पौधों की रखवाली के साथ देखभाल भी करूंगा। दूसरे दिन जब सुनंदा पेड़ के पास गई तो पेड़ ने कहा, सुनंदा, तुम लोगों ने उस चोर का जीवन संवार दिया। साथ ही पूरे प्रजा को भी यह संदेश पहुंचा दिया कि पेड़ों को बचाना और उनकी सेवा करना कितना लाभकारी है। सुनंदा मुस्कुराते हुए बोली, सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। यह कहते हुए वो पेड़ से लिपट गई।